नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिवेदी आप सभी का परिश्रम यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं और राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारों बधाइयां देता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय से आपके पास वीडियो नहीं प्रस्तुत किए जा सके हैं किसी कारणवश। आज जो आपको क्लास लाई गई है ये भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो उनके माध्यम से हम लोग ये समझ अपनी और विकसित करेंगे कि हमको कितना अभी तक ज्ञान प्राप्त हो चुका है और अभी हमें और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग देखते हैं, पहले कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम पिछले वीडियो में जो संवैधानिक विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा उसके माध्यम से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उनको जानने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं। आपको बताना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान लाए गए थे इनमें से निम्न में से कौन कौन से प्रावधान लाए गए थे आपको बताना है। जैसे पहला था कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना, और यह संसदीय नियंत्रण की स्थापना कितने प्रकार से, दो संस्थाओं के माध्यम से, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चलाई गई थी। और आप जानते हैं गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल की स्थापना की गई थी, और आप जानते हैं पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे, वारेन हेस्टिंग बनाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये तीनों ही जो पॉइंट हैं ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही संबंधित हैं। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना, गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और कंपनी चलाने के लिए दो संस्थाएं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। थोड़ा सा आप अपने पास से ही थोड़ा सा इस वीडियो को पुश करके अपना आंसर देने का प्रयास करेंगे, और इसमें आप कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं इसके बारे में भी आप कमेंट में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान थे, कौन कौन से नियम थे, इसके बारे में आपको बताना है। एक इसमें दिया है संसदीय नियंत्रण, और संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी, और गवर्नर जनरल के अधिकारों में भी क्या कर दी गई थी, वृद्धि कर दी गई थी। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 दिया है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 या 2 दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है, कि इसमें संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया था। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर और की जगहों पर क्या बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था, और गवर्नर जनरल के अधिकारों में क्या कर दी गई थी, वृद्धि कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1886 का संशोधन अधिनियम के नियम निम्नलिखित में से कौन से। 1786 का संशोधन अधिनियम, इसमें कॉर्नवालिस, आप जानते हैं वारेन हेस्टिंग की जगह पर कॉर्नवालिस आते हैं, और ये कब आते हैं, ये 1785 के बाद, 1785 के बाद ये आते हैं। और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया था, ये भी आप पॉइंट समझते हैं। और परिषद के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार किसको प्राप्त हो गया था, गवर्नर। किसको दे दिया गया था, जनरल गवर्नर। जनरल गवर्नर को क्या दे दिया गया था, ये अधिकार दे दिया गया था कि वो क्या कर सकता था, परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया था। तो आप सभी जानते हैं इसमें से तीनों ऑप्शन सही हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 1793 का चार्टर्ड एक्ट के अधिनियम में कौन सा नियम, आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से नियम थे। 1793 का चार्टर्ड एक्ट, इसमें क्या था, कंपनी शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, ये भी सही है। बंगाल के साथ साथ बंबई मद्रास की जांच व पर्यवेक्षण बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया, ये भी सही है। सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व देने की प्रथा चली थी, तो भारतीय राजस्व देने का प्रथा चली थी, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं 1813 का चार्टर्ड एक्ट। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, इनसे संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। पहला है कंपनी का शासन पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो सही है कि आप जानते हैं हर 20 वर्षों के बाद क्या करा जा रहा था, कंपनी का शासन बढ़ाया जा रहा था। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं लिखा है, कहा है चाय और चीनी को छोड़कर, मतलब अभी यहाँ पर पूर्ण है। अब आप जानते हैं 1833 में
जो था व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। और ईसाई मिशनरी, थोड़ी सी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को तो भारत आने की छूट प्राप्त थी, ये भी सही है। और शिक्षा पर 1 लाख व्यय, बहुत बार पूछा गया, शिक्षा पर 1 लाख व्यय कंपनी द्वारा कब किस चार्टर्ड एक्ट के तहत लाया गया था, तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत लाया गया था। तो इसमें भी हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, 1 2 3 और इसमें 4 होना चाहिए, इनमें से सभी ऑप्शन, ठीक है, ये सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला देखते हैं, 1853 का चार्टर्ड एक्ट के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है 1853 के चार्टर्ड एक्ट में कौन कौन से नियम थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। आप जानते हैं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर था, इसमें जो सदस्यों की संख्या, जो आप जानते हैं प्रोप्राइटर के द्वारा जो डायरेक्टर एक संस्था बनाई गई थी, उसमें 24 सदस्य थे। आपने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, इसको घटाकर कब कर दिया गया था, 18। तो आप कहेंगे 1853 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, ये भी सही है। विद सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। जो अभी तक क्या था, विद सदस्य पूर्ण सदस्य नहीं हुआ करता था, उसको क्या बना दिया गया, पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती की जगह प्रतियोगी परीक्षाओं की भी क्या कर दी गई, शुरुआत की गई। तो ये सभी ऑप्शन क्या है, इसमें सही है। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, 1858 का भारत शासन अधिनियम में कौन कौन से नियम आपसे पूछ रहा है। तो 1858 से भारत शासन के अधिनियम में नियम निम्नलिखित में से कौन से थे। आप देखेंगे, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और क्राउन का शासन, सीधा शासन। आप जानते हैं 1857 की बाद, क्रांति के बाद 1858 में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सीधा शासन पहुंच जाता है। तो किसके हाथ में पहुंच गया, ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश सरकार के हाथ में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोलर की जगह भारत के सचिव का पद, बहुत बार पूछा गया है, भारत के सचिव का पद कब बनाया गया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोलर की जगह भारत के सचिव का पद। सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन, ये भी क्या था, सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया जाएगा। इसका संचालन कौन करेगा, जो सचिव नियुक्त किया जाएगा वह करेगा। और सचिव के ऑफिस का व्यय जो होगा भारत से होम चार्ज के रूप में दिया जाएगा, और इसको नाम दिया था इन्होंने होम चार्ज, ये भी आपका ऑप्शन सही है। और वायसराय जो प्रथम बने थे वो कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। जो प्रथम वायसराय बने थे वो कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका 1 2 3 4 पांचों सही है। तो इसमें से सभी जो ऑप्शन है ये सभी सही है। अगला देखते हैं, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं। आप जानते हैं पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी 1861 में। आप जानते हैं इससे पहले जो था एक विधिक सदस्य को पूर्ण सदस्य जो बना दिया गया था, अब क्या था, एक विधिक सदस्य और भी सभा में शामिल किया गया, तो वो 1861 में शामिल किया गया था। और विधि सभा की स्थापना, विधि सभा नहीं होगी, यहाँ पर विधानसभा होगी, विधानसभा, विधानसभा की स्थापना। और विधानसभा की स्थापना, अगला पॉइंट देखते हैं, वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मिला। वायसराय को कुछ कठिन परिस्थितियों में अध्यादेश लाने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश लाने का अधिकार कब मिला, 1861 वाले अधिनियम के अंतर्गत मिला। और लॉर्ड कैनिंग में द्विभाषी नहीं, विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली की क्या की गई, शुरुआत की गई। तो आप जानते हैं इसमें के भी सभी पॉइंट सही हैं, तो इसमें से सभी वाला ही ऑप्शन हमारा भी क्या सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम के नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं। एक है, केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। तो कम से कम कितने, 10 और अधिक से अधिक कितने, 16। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। और विधान परिषद की शक्तियों में क्या की गई, वृद्धि की गई। भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ।
कहने का मतलब है कुछ जो पॉइंट थे उसमें भारतीय सदस्यों को क्या करने का, सहयोग देने का भी क्या मिला, अधिकार मिला था। तो ये कब मिला था, 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत मिला। और इसमें के भी सभी पॉइंट सही हैं, तो हम इसमें कहेंगे इनमें से सभी पॉइंट क्या हैं, सही। अगला देखते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम के नाम के नियम में निम्नलिखित में से कौन से क्या है प्रावधान थे, देखते हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। विधानमंडलों की आकार में वृद्धि की गई थी, ये भी सही है। सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार सभी को मिल गया। सार्वजनिक विषय पर भी अब भारतीय क्या कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, जैसे पूरक प्रश्न होता था, बजट पर संकल्प रखना आदि, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते थे। अगला, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीटों का आवंटन। आप जानते हैं पृथक निर्वाचन के बारे में जो सबसे पहले मांग की गई थी वो 1919 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत या मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत की गई थी। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन, आप जानते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इसे कहा गया, मार्ले मिंटो को या लॉर्ड मिंटो को कहा गया। और कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी किसे प्राप्त हुआ, ये प्रावधान भी कब लाया गया, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। आप इसमें सभी पॉइंट इसमें भी सही हैं, तो आप इसमें का कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, इनमें से सभी जो है ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे। अगला देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम के नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, बिल्कुल सही है। उच्च सदन में राज्यसभा में 60 सदस्य और केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। तो ये भी पॉइंट कब था, 1919 के भारत शासन अधिनियम में बताया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, हाँ बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया, हाँ बिल्कुल सही है। सिविल सेवकों की भर्तियों के लिए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। हाँ, ये भी पॉइंट आपको बताया गया है। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में क्या किया गया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या कर दिया गया, राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कब किया गया था, 1919 के भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम में। और सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। जो सांप्रदायिक चुनाव हो रहे थे उसमें सिखों को भी अब क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और इसकी जांच के लिए ही 1927 में साइमन आयोग का क्या कर दिया गया था, गठन कर दिया गया। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसकी जांच करने के लिए क्या आया था, साइमन आयोग आया था। और ये कब आया था 1927 ईस्वी को आया था। तो इसमें के प्रावधान सभी सही है, तो इसमें से भी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला देखते हैं 1935 का अधिनियम के नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं। 1935 आप जानते हैं भारत शासन 1935 अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। पहला था अखिल भारतीय संघ की स्थापना। 1935 के भारत शासन अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और ब्रिटिशों ने पहली बार माना कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई और केंद्रों के स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ कर दी गई। हाँ बिल्कुल सही है, ये तीसरा वाला भी सही है। अगला देखते हैं संघीय न्यायालय का प्रावधान और रिजर्व बैंक की स्थापना। संघीय में न्यायालय प्रारंभ किया गया, आप जानते हैं 1937 में संघीय न्यायालय, जिसको आप फेडरल न्यायालय कहते हैं, फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। स्थापना कहाँ की गई, और आप कहेंगे ये की गई दिल्ली में। कहाँ की गई, ये दिल्ली में की गई। तो आप जानते हैं संघीय न्यायालय का प्रावधान और रिजर्व बैंक की स्थापना, ये भी आपका सही है। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई, बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया, और ये भी सही है।
तीन प्रकार की सूचियां, आप जानते हैं अखिल भारतीय संघ में जो था केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली के जो प्रारंभ की गई थी, तो तीन प्रकार की सूचियां, राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा होगा, संघ, राज्य और सम्मति सूची के माध्यम से इनकी शक्तियों का बंटवारा हो गया। और नेहरू ने इसे अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है। तो नेहरू ने किस भारत शासन अधिनियम को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है? तो कहा है 1935 के अधिनियम को इन्होंने अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है। तो इसमें भी सभी प्रावधान सही है, तो आप कहेंगे इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन होगा यही हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? आप जानते हैं 22 मार्च 1942 के नियम निम्नलिखित में से कौन से, इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो यह एक सदस्यीय आयोग था। हाँ बिल्कुल सही है, ये क्रिप्स मिशन क्या था? एक सदस्यीय आयोग था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। तो हाँ भैया बिल्कुल सही है, ये इन्हीं के नेतृत्व में भेजा गया था। महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य में तित में बुनाने वाला चेक कहा था। बिल्कुल सही है, ये भी कथन किसके लिए कहा गया था? क्रिप्स मिशन के बदलाव में, क्रिप्स मिशन के प्रावधानों के बारे में कहा गया था। तो ये तीनों कथन सही है, तो 1, 2, 3 यही वाला सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, वेबल योजना। वेबल योजना आप जानते हैं कब आई? वेबल योजना जो आई 4 जून 1945 को आई। इसमें निम्नलिखित में से कौन कौन से नियम इसमें से हैं? तो इसमें जो था, भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत के वायसराय लॉर्ड वेबल द्वारा यह योजना लागू की गई थी। तो ये भी पॉइंट सही है। अगला पॉइंट, संविधान बनाए जाने तक अंतिम व्यवस्था बनाना और कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करना, ये भी क्या थी? वेबल योजना की ही एक क्या था? एक इसमें भी प्रावधान था। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, ये भी इससे संबंधित है। और 1, 2, 3 यही ऑप्शन क्या है इसका सही होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। इससे संबंधित क्या क्या नियम थे, क्या क्या प्रावधान थे? शिमला में होने वाला सर्वदलीय सम्मेलन था, इसका जो नेतृत्व जो कर रहे थे ये अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग की यह शर्त थी कि कार्यकारी परिषद को नियुक्त होने वाली सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी, और यह प्रस्ताव कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। तो ये भी नियम किससे जुड़ा हुआ है? ये भी प्रावधान जुड़ा है शिमला सम्मेलन से। तो इसमें भी आप जानते हैं 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। अगला देखते हैं, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी। आप जानते हैं इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो आप सभी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। बस आप वो क्वेश्चन कराने का सिर्फ यही हमारा उद्देश्य था कि आप जो पीछा पढ़ चुके हैं वो सभी चीजें आपको क्या हो, दोबारा याद आ जाए। यहाँ से आप थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे जो क्या है परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं या पूछे गए भी हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है 17 से आपका स्टार्ट हो रहा है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था? तो आप जानते हैं ये जो पूना समझौता हुआ था, हालांकि ये पीछे से क्वेश्चन आ गया है, पूना जो समझौता हुआ था वो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग के लिए किया गया था। और आप जानते हैं पूना जो समझौता था, इससे पहले जो था अंबेडकर जी हरिजनों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए जो था पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। आप देखते हैं हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की जा रही थी। यही मांग पूना समझौते में क्या कर दी गई? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। जब महात्मा गांधी के द्वारा आमरण अनशन किया गया है, उसी के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों के द्वारा इन दोनों के बीच में समझौता कराया जाता है, जो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होता है। और इसे किस समझौता के नाम से जानते हैं? पूना समझौता के नाम से जानते हैं। ये 1932 में हुआ था। इसमें जैसे पहला ऑप्शन दिया है भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का। तो डोमिनियन आप जानते हैं ये कब बनाया गया था? भारत के लिए डोमिनियन स्थित या डोमिनियन राज्य कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 1947 में। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जो था भारत एक डोमिनियन राज्य बना दिया गया था। डोमिनियन राज्य वो होते हैं जिसमें जो संचालक होता है वह किसी दूसरे देश का होता है और जितने भी प्रभुत्व होते हैं वो उसी देश से लागू हो जाते हैं। जैसे हमारा जो 15 अगस्त 1947 था, इसमें जो औपचारिक रूप से प्रधान बना हुआ था या राष्ट्रपति जो बना हुआ था वो गवर्नर जनरल का स्थान हुआ करता था, मतलब वायसराय का स्थान हुआ करता था।
और जो भी सत्ता थी वो किसको सौंप दी गई थी, भारतीयों के हाथ में सौंप दी गई थी। लेकिन औपचारिक रूप से अब भी ब्रिटिश का व्यक्ति ही क्या था, एक बड़े पद पर या एक संवैधानिक, जिसे हम लोग इस समय का राष्ट्रपति का पद कहते हैं, उस पद पर वायसराय के रूप में बना हुआ था। तो भारत के लिए डोमेनियन राज्य या डोमेनियन स्टेट बनाए जाने का जब प्रावधान आया था 15 अगस्त 1947, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, आप जानते हैं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कब की गई थी, आप जानते हैं 1909। 1909 के आपका मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत क्या की गई थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। तो आप ये सभी प्रावधान समझ रहे हैं कि किससे क्या संबंधित। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, कि 1932 में हस्ताक्षर पूसा समझौता का जो प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए है आपका चार्टर्ड एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें प्रदान की गई थी। तो आप जानते हैं अध्यादेश आप 1861, अभी यदि आप पीछे वाला क्वेश्चन देखें तो आप जानते हैं 1861 वाले में ही आपने देखा था कि क्या था, इसमें प्रावधान यही बताया गया था। आप देखेंगे हाँ, अध्यादेश, अध्यादेश लाने का अधिकार आप देखते थे 1861 वाले में था। तो आप लोग यह प्रावधान पढ़ चुके हैं, इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते थे कि यह कब लाया गया था। तो आप बताएंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही क्या लाया गया था, या अध्यादेश जारी किया गया था। अगला देखते हैं, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश टाउन में स्थानांतरित कर दी। आप जानते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रावधान थे उनको समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का मतलब हो गया ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत क्या लाए गए, सभी प्रावधानों के अंतर्गत भारत के शासन का संचालन किया गया। तो वो कौन सा भारत शासन अधिनियम था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत यह कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, आप देखते हैं कितने बड़े बड़े एग्जामों में आता है, यूपी पीसीएस 1994 और इसके बाद भी पूछे गए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा लिखा नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया, तो आप जानते हैं 1773 में क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अगला देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। आप जानते हैं किस एक्ट के तहत वो समितियों के क्या कर सकता था, निर्णयों को रद्द कर सकता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा और 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा गवर्नर जनरल था इसके अधिकारों को बढ़ाकर कब बताया गया कि ये क्या कर सकता है, समिति के निर्णयों को अस्वीकार कर सकता है। तो आप बताएंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री, हाँ सही है, साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था। तो आप जानते हैं साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। वैसे तो 1858 ईस्वी में आप जानते हैं ब्रिटिश हाथों में भारत की सत्ता पहुंच जाती है, ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली रूप से क्या करने लगती है, भारत का संचालन करने लगती है। लेकिन 1877 में यह प्रावधान पूर्ण रूप से दे दिया जाता है, यह सामग्री नियुक्त कर दिया जाता है किसे, महारानी विक्टोरिया को। तो यहाँ पर 1867 लिखा हो या 1877 लिखा हो तो आप किसी एक को टिक कर सकते हैं।
आप समझ सकते हैं कि 1867 और 77 दोनों में प्रावधान बना है। हालांकि 1877 किताबों में भी लिखा है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया था बीपीएससी में तो 1876 लिखा था, वहां पर यही सही माना गया था, तो आप इसको देख लेंगे। तो 1876 आ जाए ऑप्शन में, 1877 आ जाए, तो महारानी विक्टोरिया को जो सामग्री नियुक्त किया गया था वो कब नियुक्त किया गया था? 1877 में। अगला देखते हैं, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? आप जानते हैं जो मार्ले मिंटो थे, इनके सुधार का उद्देश्य आप जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, इसको हम क्या कहते हैं? 1909 का भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों को भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और पूर्ण स्वतंत्रता देना। आप जानते हैं इन्होंने मुस्लिम वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कही थी, इसीलिए आप जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में आया? तो अभी आपसे इससे पहला वाला क्वेश्चन बताया, कब आया? 1909 ईस्वी में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा किया गया था? तो आप जानते हैं मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल मतलब पृथक निर्वाचन मंडल की बात कब कही गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1900। वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। अगला देखते हैं, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आप जानते हैं द्वैध शासनक प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया था 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। अगला पॉइंट देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू जो आप जानते हैं कब आया था? 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत आया। राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो आप जानते हैं राज्यों की स्वतंत्रता और प्रांतों में दोहरा शासन, आप जानते हैं प्रांतों में दोहरे शासन का प्रावधान कब बताया गया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों से गठित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? आप जानते हैं कैबिनेट मिशन जो गठित किया गया था, इसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ 2 और अन्य सदस्य हुआ करते थे। इसमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? ये तीनों सदस्य क्या थे? कैबिनेट मिशन में अपनी भूमिका निभा रहे थे, जबकि लॉर्ड एमरी जो थे ये इस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो आप कहेंगे कौन से? लॉर्ड एमरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला पॉइंट देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही है? कैबिनेट मिशन, तो आप जानते हैं कैबिनेट प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंडल, पाकिस्तान की स्वीकृत संविधान निर्माण का अधिकार। आप जानते हैं इसमें पूछा गया है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। प्रांतीय समूहीकरण जो था ये कैबिनेट मिशन योजना के विषय के अंतर्गत ही था, और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी कैबिनेट मिशन के ही अंतर्गत की थी, तो दूसरा वाला भी ऑप्शन ठीक है। पाकिस्तान की स्वीकृति, इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत पाकिस्तान की स्वीकृति का कोई भी प्रावधान नहीं था। आप जानते हैं इसके बाद आता है जो आप जानते हैं माउंटबेटन योजना आती है, उसके तहत पाकिस्तान के पृथक करने की मांग की जाती है, पाकिस्तान के बारे में प्रावधान बताया गया है, और संविधान निर्माण का अधिकार भी कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित है। तो इसमें हमसे पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? आप जानते हैं कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो आप जानते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही चलाया गया था। बताया गया था कि जब तक हमारे यहाँ भारत का संविधान लागू नहीं हो जा रहा है तो अब तक हम किससे चलाएंगे? 1935 के भारत सरकार शासन अधिनियम के ही द्वारा शासन चलाया जाएगा। अगला, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो आप जानते हैं जो 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की बात कही गई थी वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही गई थी, और माउंटबेटन योजना जो आई थी कब आई थी? 1947 में ही माउंटबेटन योजना आई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से,
भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंध से, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन भारत विभाजन। आप जानते हैं साइमन कमीशन 1927 में गठन किया गया था और यही सम्मिलित नहीं है। आप जानते हैं साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में इसका गठन किया गया था और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 में हुआ था, इसमें इसकी जांच करने के लिए आया था। किसके लिए आया था? इसकी जांच करने के लिए लाया गया था। तो भारत विभाजन के लिए यह नहीं आया था। और ये किसके लिए आया था? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 में भारत परिषद अधिनियम आया था, उसी की जांच करने के लिए आया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो आप सभी जानते हैं अखिल भारतीय महासंघ की स्थापित करने का प्रावधान कब आया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? केंद्र के अंतर्गत आप जानते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा जो था, राज्यों से द्वैध शासन प्रशासन हटा कर कहां लाई गई थी? केंद्र में लाई गई थी। तो कौन सा सही हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला देखते हैं, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया? कि हम लोग जो प्रणाली चलाएंगे वो संघीय प्रणाली चलाएंगे। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास सरकार अधिनियम किसके द्वारा लाया गया? तो आप बताएंगे संघीय प्रणाली का शुरुआत कब की गई? आप क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। 1909 में, 1919 के अधिनियम में, 1858 के और 1904 में। ये आप क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल देंगे और अगली क्लास में इसका आंसर बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपको बताना है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रांतों में स्वायत्तता निर्धारित करना था। कोई बताएगा? आप सभी में से किसी को पता हो, आप तो कमेंट में लिख सकते हैं। 1935, 1919, 1904 और 1858 किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो आप जानते हैं प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किसमें आया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो आप जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्वों को मंजूरी दी गई थी? 1858 के, 1909 में, 1919 में और 1935 में। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्वों की मंजूरी दी गई थी? तो आप जानते हैं निर्वाचित प्रतिनिधित्वों की मंजूरी कब दी गई? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में निर्वाचित विधायकों में निर्वाचित प्रतिनिधित्वों को क्या दी गई? मंजूरी दी गई। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसी दी गई थी? तो आप जानते हैं अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। अगला पॉइंट देखते हैं, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो बहुत सिंपल सा सवाल है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ये 40 क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपनी जो पिछली तैयारी है उसको जांचने का प्रयास कर सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि आपको इस क्लास की वीडियो PDF चाहिए है तो आप जो इस टेलीग्राम चैनल से आप क्या जुड़ जाएंगे और इस पर आपको क्या हो जाएगी? इस क्लास की PDF प्राप्त हो जाएगी। आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।